नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन लोगों ने किसलिए और एक किसलिए ठोसों में अंतर पढ़ा था। उसके कुछ पॉइंट्स भी अपन ने लिखे थे, कुछ चीज़ें भी अपन ने समझी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जैसे अपन ने बात की थी देशिकता की, समदेशिक, विषमदेशिक। समदेशिक क्या होता है, विषमदेशिक क्या होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि किसलिए ठोस और एक किसलिए ठोसों में अंतर क्या क्या है। तो लास्ट में अपन ने बात की थी कि अपन जो हैं कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। चलो आज का जो सेशन है क्लास का, इस सेशन में सबसे पहले अपन क्वेश्चन ही लिखते हैं। उसके पश्चात अपन जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 2 क्लास से अपन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण से अपन लिख नहीं पाए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था लिखेंगे, अभी बोल रहा हूँ लिखेंगे। फिर अपन ने टॉपिक चालू कर दिया तो फिर टाइम क्लास खत्म हो जाएगी और फिर वो क्वेश्चन वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि जब टॉपिक का फ्लो आ जाता है तो उसके बीच में क्वेश्चन करवाना संभव नहीं होता। तो आज अपन शुरू में ही कर लेते हैं ताकि अपने को वो जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। किसलिए ठोस विषमदेशिक होते हैं, क्यों? किसलिए ठोस विषमदेशिक होते हैं, क्यों? अपन ने बात की थी कल देशिकता की, तो अपन ने बात की थी कि जो किसलिए ठोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं और जो एक किसलिए ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन समदेशिक होते हैं या विषमदेशिक होते हैं इसका नहीं है, मेरा क्वेश्चन के आगे क्या लग गया, क्यों? क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम भी है, उस बोर्ड एग्जाम में भी अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस लेवल से आते हैं कि उसमें लास्ट में लगा होता है क्यों, उसका कारण बताइए। तो चलो अपन इसको एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आंसर आप लिख लेना। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आप नहीं लिख पाए तो फिर कमेंट करना, उस कमेंट में फिर अपन डिस्कस करेंगे। कुछ लोग जैसे ही विषमदेशिक नाम पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि विषमदेशिक होते हैं वह ठोस जिनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता, उष्मा चालकता आदि का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, इसलिए ये विषमदेशिक होते हैं। नहीं, ये इसका कारण नहीं है, ये विषमदेशिक शब्द की परिभाषा है, ये इसका कारण नहीं है। आपको कारण बताना है कि ये विषमदेशिक क्यों होते हैं। ये तो इसने बता दिया कि सभी दिशाओं में मान अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है, विषमदेशिक होता है, कहने का मतलब अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है। तो आपको यह बताना है कि अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग क्यों होता है। डिस्कस करें आंसर। चलो मैं एक का आंसर बता रहा हूं। अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि उत्तर लिख रहा हूं इसका, क्योंकि किसलिए ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है बेटा? अवयवी कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए यह विषमदेशिक होते हैं। ध्यान से सुनना वापिस आंसर। बेटा क्या है? क्योंकि किसलिए ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए ये कैसे होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। अब दीर्घप्रासी व्यवस्था से क्या होगा? दीर्घप्रासी व्यवस्था से यह होगा कि समान प्रकार के अवयवी गुण जो हैं वो लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित होंगे, और लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित होने के कारण से आप यदि अलग अलग दिशाओं में मान मापेंगे तो मान कैसा आएगा? अलग अलग। इसलिए ये क्या हो रहे हैं? विषमदेशिक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन। एक किसलिए ठोस
एक इसलिए ठोस समदेशी के होते हैं। आगे क्या आ जाएगा? क्यों? एक इसलिए ठोस समदेशी क्यों होते हैं बेटा? एक इसलिए ठोस समदेशी क्यों होते हैं, इसका उत्तर आप खुद बताएंगे, खुद ही लिखेंगे। एक इसलिए ठोस समदेशी होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यदि आपने ध्यान से सुना है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्योंकि किसलिए ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी पाई जाती है? दिग्प्रासी व्यवस्था पाई जाती है, और इसलिए ये कैसे होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक इसलिए ठोस में अवयवी कणों की लघुप्रासी, केवल दीर्घ की जगह क्या हो जाएगा? लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए ये कैसे होते हैं? विषमदेशी के होते हैं। आप आंसर लिखें, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें कि ये जो अपन कर रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो आप लिखें, यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें कि ये सर कैसे होगा, तो अपन वापिस इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, तीसरा क्वेश्चन। पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच ऊपर से किंचित मोटे तथा नीचे से पतले होते हैं। आगे आ जाएगा क्यों होता है ऐसा। पुरानी इमारतें जैसे आपने मान लो पुराने गढ़ वगैरह किले वगैरह हैं, उनके यदि आप देखेंगे तो उनकी जो खिड़कियों के कांच हैं, उनके जो खिड़कियों के कांच हैं वो कांच ऊपर से थोड़े बड़े मिलेंगे, मोटे मिलेंगे, और नीचे से पतले मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं कोई भी आपके आसपास में, जैसे कुचामन में यदि अपन बात करें तो कुचामन के किले की बात कर सकते हैं, और कुचामन के किले की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों के जो कांच है आप देखेंगे कि वो ऊपर से ऊपर से पतले, उल्टा हो गया थोड़ा क्वेश्चन, और नीचे से मोटे होते हैं। क्यों? यदि आप देखोगे तो ऊपर से वो थोड़े पतले मिलेंगे और नीचे से थोड़े मोटे मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? वापस ध्यान से सुने क्वेश्चन को। पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच ऊपर से किंचित पतले तथा नीचे से मोटे होते हैं। क्यों? आप जाके यदि कुचामन के किले के ही खिड़कियों के कांच चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऊपर से तो थोड़े पतले हैं और नीचे से थोड़े मोटे हैं। ऐसा क्यों है? ध्यान से सुने। कांच जो है वो किस प्रकार का ठोस है? यदि अपन कांच की बात करें तो कांच किस प्रकार का ठोस है? कांच एक इसलिए ठोस है। एक इसलिए ठोस है, उसको अपन ने क्या बोला था? कैसा ठोस है? उसका नेचर, प्रवृत्ति कैसी है? अपन ने बात की थी ये अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव का मतलब वो क्या है? द्रव है, और द्रव है तो द्रव में किसका गुण पाया जाता है? द्रव के अवयवों में कौन सा गुण पाया जाता है? बहने का गुण पाया जाता है। यदि बहने का गुण पाया जाता है तो ये गर्मियों में क्या होंगे? गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो अवयवी कण बहकर कहां जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, और नीचे चले जाएंगे तो ऊपर से तो क्या हो जाएगा? पतला, और नीचे से क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। यदि अपन बात करें इसके आंसर की, तो आंसर की बात करें तो ध्यान से सुने। कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच कैसा ठोस है बेटा? एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस के एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों में बहने का गुण पाया जाता है।
एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों में बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए यह गर्मियों में बहकर नीचे चले जाते हैं तथा सर्दियों में नीचे जम जाते हैं। इसलिए यह ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटे होते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझे सुने। क्वेश्चन क्या है? पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच ऊपर से किंचित पतले तथा नीचे से मोटे होते हैं, क्यों? तो अपने बात की थी कांच की, तो कांच जो है वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा है? एक क्रिस्टलीय ठोस। यदि एक क्रिस्टलीय ठोस है तो एक क्रिस्टलीय ठोस को अपन ने बोला था अतिस्थितित द्रव। द्रव को यदि ठंडा किया तो वो ठोस में बदल गया, वापस गर्म करें तो वो वापस किस में बदल जाएगा? द्रव में। तो गर्मियों में उस पर तापमान गिरेगा, सूर्य की किरणें गिरेगी तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो वो वापस द्रव की तरफ जाएगा, और द्रव की तरफ जाएगा तो द्रव में बहने के गुण पाए जाते हैं, तो वो बहकर कहा हो जाएगा? नीचे चले जाएंगे। सर्दियों में वहां नीचे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अब सर्दियों में जम जाएगा तो ऊपर से बहकर यदि नीचे चले गए कण तो ऊपर से तो क्या हो जाएगा? पतला, और नीचे से क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे अपन। चौथा क्वेश्चन इसी पे बनता है। पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच दूधिया होते हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटे होते हैं, और इस बार क्वेश्चन है पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच दूधिया होते हैं। कहने का मतलब पहले एकदम पारदर्शी थे, आर पार देख सकते हो, लेकिन जब ये पुराने हो जाएंगे तो ये किस कलर के हो जाएंगे? दूधिया कलर के। क्या कारण हो सकता है? कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है ही। यदि एक क्रिस्टलीय को धीरे धीरे गर्म करे और धीरे धीरे ठंडा करे तो वो किस में बदल जाएगा? क्रिस्टलीय में। यदि इसी की बात करें तो पुरानी इमारतें खिड़कियों के कांच है, उनको आप तेजी से गर्म कर रहे हो या वो सूर्य की किरणों द्वारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है? ऑब्वियसली गर्मियों में वो धीरे धीरे गर्म होगा और सर्दियों में वो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। तो एक क्रिस्टलीय किस में बदल जाएगा? क्रिस्टलीय में। और एक क्रिस्टलीय यदि क्रिस्टलीय में बदल जाएगा तो उसका रंग भी चेंज हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा? दूधिया। वापिस ध्यान से सुने आंसर। खिड़कियों के कांच गर्मियों में धीरे धीरे गर्म होते हैं तथा सर्दियों में धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जिसके कारण एक क्रिस्टलीय कांच क्रिस्टलीय में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए
यह दूधिया होते हैं। दूधिया का मतलब मिल्की, दूध जैसा दिखाई देने वाला। समझ में आया आंसर? खिड़कियों के कांच गर्मियों में धीरे धीरे क्या होंगे? गर्म होंगे, और सर्दियों में धीरे धीरे क्या होंगे? ठंडे। और यदि किसी एक किसलिए ठोस को धीरे धीरे गर्म करें और धीरे धीरे ठंडा करें तो वो किस में बदल जाता है? किसलिए ठोस के अंदर। एक किसलिए ठोस को धीरे धीरे गर्म करें और उसको धीरे धीरे ठंडा करें तो वो किस में बदल जाता है? किसलिए ठोस में। और इस कारण से ये जो खिड़कियों के कांच है वो कैसे हो जाते हैं? दूधिया हो जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये 4 क्वेश्चन थे, चारों के मैंने आंसर 3 के मैंने लिख दिए, एक को आपको खुद को लिखना है। नहीं समझ में आए चारों के आंसर तो आप मेरे से वापस बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो रामेश्वरम क्लासेज के व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। इसका आंसर लिख लो आप, इसके नोट्स भी बनाएं। बार बार वही रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप नोट्स बनाएं। कल आपको पता ही है कि मोदी जी ने 4.0 क्या लॉकडाउन 4.0 की जो है आदि सूचना आपको दे चुके हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि लॉकडाउन अभी नहीं खुलने वाला, और लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो आपकी स्कूलों के तो सवाल ही नहीं है, और स्कूलें नहीं खुलेगी तो फिर वही बात बोल रहा हूं, आप दिक्कत में आ जाओ। इसीलिए तो मैं तो नोट्स बनवा रहा हूं पूरे पर पूर्ण रूप से आप नोट्स बना सकते हो, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आपको सारी सुविधाएं दे रखी है, पूरा वीडियो देखे लास्ट तक ताकि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत उसको पूछ सकते हो। आप आराम से पूरे नोट्स बनाएं, ठीक है? कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछें। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपन जो है ठोस अवस्था की बात कर रहे थे। ठोस अवस्था में सबसे पहले अपन ने बात की थी ठोस की, उसके बाद ठोस के गुणधर्म। अपन क्रम चलेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा, क्रम ना छोड़ें। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप पढ़ें। सबसे पहले अपन ने बात की थी ठोस की, उसके बाद ठोस के गुणधर्म, उसके बाद ठोस के प्रकार, वर्गीकरण। वर्गीकरण के 2 आधार थे। पहला आधार था अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर ठोस कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। उसके बाद अपन ने बात की थी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के थे। लास्ट क्लास में अपन ने बात भी की थी किसलिए और अकिसलिए। उसके बाद अपन ने बात की थी अकिसलिए और किसलिए में अंतर। उसके बाद जैसे ही अपन ने ठोस के गुणधर्म और उनके क्वेश्चन लिखे वैसे ही अपन ने किसलिए और अकिसलिए ठोसों के अंतर या जो भी थे उनके बारे में क्वेश्चन लिखे। जैसे ही अपन ने धात्विक, आयनिक, सहसंयोजक और आणविक ठोस के क्वेश्चन लिखे। तो अपन क्वेश्चन भी लिख रहे हैं साथ साथ में, टॉपिक तो समझ ही रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी लिख रहे हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो आप इसको पूर्ण रूप से जो है टॉपिक चल रहा है तो इसको आप ध्यान दें और ध्यान से पूरे टॉपिक को देखें ताकि आपको समझ में आए। बीच बीच से देखोगे समझ में नहीं आएगा, ना आपको इंटरेस्ट आएगा। पूरे वीडियो क्रम से आ रहे हैं और पूरे वीडियो यदि आप देखोगे तो लास्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि टॉपिक स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन धीरे धीरे वो अपने जब परवान चढ़ता है तो आप सभी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। मुझे भी अब लग रहा है कि मैं ऑनलाइन में सेट हो गया, ठीक है? तो आपको और इंटरेस्ट आएगा, आप पढ़ें पूरे टॉपिक को। चलो अब अपन बात करेंगे ठोसों की आंतरिक संरचना कैसी होती है। ठोस क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने के बाद बात करते हैं कि ठोस बना कैसा है, वो अंदर से कैसा दिखता है, वो किस अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। तो आंतरिक संरचना में अपन बात करते हैं बेटा क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठिका। अपन आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठिका। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। इंग्लिश वाले जो है वो वीडियो अपन और बना के इंग्लिश मीडियम के अलग से पढ़ाएंगे, इसलिए मैं वर्ड ज्यादा यूज नहीं करता इंग्लिश के, क्योंकि हिंदी वालों को दिक्कत आती है दोनों वर्ड याद करने में। फिर भी अपन बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस और इसको बोलते हैं यूनिट सेल।
हेडिंग लिखते हैं पहले एकक कोष्टिका। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यदि आप समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही आसान भी है और क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ये चैप्टर वास्तव में स्टार्ट अभी होता है, क्योंकि ठोस के बारे में तो हर कोई जानता है, अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास से अपन जो है 12th लेवल का जो ठोस है वो स्टार्ट करते हैं। एकक कोष्टिका, एकक का मतलब एक, कोष्टिका संस्कृत शब्द है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। आप बता सकते हैं कोशिका किसे कहते हैं? जो अपन 10th 8th में पढ़ते हैं, कोशिका क्या है? शरीर की वह छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिससे शरीर का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। सभी जानते हैं, ये तो अपन जो 8th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका क्या होती है। यहां पे भी वही वर्ड है कोष्टिका। कोष्टिका संस्कृत शब्द है, अपनी किताब में कोष्टिका लिखा है इसलिए मैंने कोष्टिका लिख दिया। आप एकक कोशिका भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एकक कोष्टिका क्या होगी? ठोस की एकक कोष्टिका क्या होगी? जैसे शरीर की एकक कोशिका क्या होती है? शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिसके पुनरावर्तन से शरीर का निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका। तो यहां पे क्या है? कोष्टिका किसकी? ठोस की। तो ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई, ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके त्रिविम में पुनरावर्तन से ठोस का निर्माण होता है। एकक कोष्टिका कहलाती है। वर्ड को पकड़ोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि एकक कोष्टिका क्या होती है। ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके त्रिविम में पुनरावर्तन से ठोस का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। बहुत ही आसान है। शरीर की वह छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिसके पुनरावर्तन से शरीर का निर्माण होता है, कोशिका कहलाती है। उसी प्रकार से ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके त्रिविम में पुनरावर्तन से ठोस का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका। यदि अपन बात करें एक एकक कोष्टिका की, मैं आपको आपकी स्कूल बिल्डिंग की एकक कोष्टिका की बात कर रहा हूं कि आपकी स्कूल बिल्डिंग की एकक कोष्टिका क्या है। आपकी स्कूल बिल्डिंग है या आपकी स्कूल है, वो कैसे निर्मित हुई? आपको पता है कि यदि वो रूम नहीं होता तो स्कूल कभी भी निर्मित नहीं होती। तो इसका मतलब स्कूल बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक रूम है। वैसे ही ठोस को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? एकक कोष्टिका। तो अपन बात कर रहे हैं एकक कोष्टिका की। देखें एकक कोष्टिका कैसी होती होगी। ऐसी है, यह एक एकक कोष्टिका है। इकाई होगी, यहां पे इनके कोनों पे अवयवी कण हैं, उनको अपन ने बिंदु से प्रदर्शित किया है। अवयवी कण क्या होते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। ध्यान रखें, अवयवी कण वर्ड यूज करते ही अणु, परमाणु या आयन। आपको पता है या तो अणु से मिलकर बना है, या परमाणु से मिलकर बना हुआ है, या आयन से मिलकर बना हुआ है। यदि अपन बात करें एकक कोष्टिका की, तो ठोस भी किससे मिलकर बना हुआ है? अणु, परमाणु या आयनों से। वो ऐसे व्यवस्थित होंगे सबसे छोटे तरीके से। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस ठोस का निर्माण नहीं होगा। अब आपको ये दिख रहा है, मुझे इसको प्रदर्शित करना है। यदि मुझे इसको प्रदर्शित करना है तो मुझे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? मुझे कम से कम इस लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? मुझे इसका पता चलते ही, मुझे ये पता चलते ही ये पता चल जाएगी ये इसके बराबर है, इसका पता चलते ही ये इसके बराबर है।
यदि अपन बात करें इसकी तो ये इसके बराबर है, ठीक है, इसकी पता करें तो ये इसके बराबर है। कहने का मतलब आपको पता है कि एक रूम के अंदर कुल 12 किनारे होते हैं, उसमें यदि 3 किनारे पता चल जाएं तो बाकी 12 का अपना आप पता चल जाएगा। जैसे इधर देखें, यही मान लो आप रूम, मुझे इस किनारे की लंबाई पता चले, इसका आप ऐसे ले लो, ऐसे देख रहे हो, सभी को दिख रहा है, या ऐसे ले लो, ऐसे देख रहे हैं, ये थोड़ा आसानी से दिखाई देगा। ये किनारा पता चल गया, ये पता चलते ये चल गया, ये पता चलते ये चल गया, ये पता चलते ये चल गया, क्या 4 पता चल गए? अब ये पता चला, ये पता चला तो ये पता चल गया, ये पता चला तो ये पता चल गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। देखिए आप, इधर वाला पता चला तो इधर वाला पता चल गया, फिर ये पता चल गया और ये पता चल गया। एक का मतलब 4 बराबर हो जाएंगे। भाई जैसे आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं, लंबाई एक साइड की लंबाई मतलब सबकी लंबाई, एक साइड की ऊंचाई मतलब चारों साइड की ऊंचाई, और एक साइड की चौड़ाई मतलब चारों साइड की चौड़ाई आपको पता चल जाएगी। तो इसी का यदि अपन देखें तो ये मैंने ले लिया A, तो ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा C। कितने किनारे हो गए? 3 किनारे। अब बोले सर ये इसमें तो अपने सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, 90 के ना हो, कोई बात नहीं, ना होगा, 120 हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, कितना ही हो सकता है। इसका मतलब 3 एंगल, 3 कोण पता होने चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा। एक एक का कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए 3 किनारे ए बी सी, 3 किनारे ए बी और सी, तीनों किनारों के मध्य 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा। कुल कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर। वापिस ध्यान से सुने, ये अपन ने एक एक कोष्टिका मान रखी है, एक कमरा मान रखा है। आप ध्यान से कमरे में बैठे हैं, उस कमरे को ध्यान से देखें कि उस कमरे को मुझे प्रदर्शित करना है कि ये कमरा कैसा है, घनीय है, घनाभीय है, द्विलंबाक से, समलंबाक से, षटकोणीय है, अष्टफलकीय, कैसा है। तो आप देखेंगे कि इस कमरे को प्रदर्शित करने के लिए मुझे 3 किनारों की आवश्यकता होगी। एक ये वाला किनारा देखें आप कमरे में, दूसरा ये वाला किनारा और तीसरा ये वाला किनारा। आप देखेंगे तो ये नीचे वाला किनारा जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बराबर ये ऊपर वाला होगा, जितना ही ये होगा उधर वाला भी उतना ही होगा, उसके नीचे वाला भी उतना ही होगा। इधर वाला किनारा जितना होगा ये इतना ही होगा, उधर ऊपर वाला भी उतना ही होगा और उसके नीचे वाला भी उतना ही होगा। ये इतना है, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी उसकी होगी, उतनी उसकी होगी और उतनी उसकी होगी। कितने किनारे हो गए? 3 किनारे। तीनों किनारों के मध्य 3 कोण। देखें, इस किनारे के और उस किनारे के बीच में एक कोण की आवश्यकता होगी, इस किनारे के और इस किनारे के बीच में एक कोण की आवश्यकता होगी, इस किनारे नीचे वाले और उधर नीचे वाले किनारे के मध्य भी एक कोण की आवश्यकता होगी। कितने एंगल हो गए? कितने कोण हो गए? 3 कोण। कौन कौन से? कोई से कोई अल्फा ले सकते हो, कोई से कोई बीटा ले सकते हो और कोई से को भी गामा। वो अल्फा हो गया उधर दोनों के बीच का, इधर दोनों के बीच का जो सामने वाला है उन दोनों के बीच का कौन सा हो गया? बीटा। तो नीचे वाले का कौन सा हो जाएगा? गामा। यही चीज मैंने यहाँ पे 3D में प्रदर्शित की है। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा। 3 किनारे कौन कौन से हो गए? ए, बी और सी। तो एक एक कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए कुल 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। कितने पैरामीटर की है? 6 पैरामीटर। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सी है? अल्फा, बीटा और गामा। 3 किनारे कौन और तीनों किनारे ए, बी और सी। लिख रहा हूं मैं वापिस नीचे। एक एक कोष्टिका को एक के कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए कुल 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
एक एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए कुल कितने पैरामीटर की आवश्यकता होती है? 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। 6 पैरामीटर कौन कौन से? 3 किनारे ए, बी और सी। तीनों किनारों के मध्य 3 कोण कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। पहला पॉइंट लिख रहा हूं इसमें, एकक कोष्ठिका के 3 किनारे कौन कौन से? ए, बी और सी। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों के मध्य 3 कोण किन किन के बीच? ए बी के बीच अल्फा, ए व बी के मध्य अल्फा, बी और सी के मध्य बीटा, बी व सी के मध्य बीटा, सी और ए के मध्य गामा तथा सी व ए के मध्य गामा होते हैं। कुल कितने पैरामीटर हो गए बेटा? 6 पैरामीटर। कौन कौन से? एकक कोष्ठिका के 3 किनारे ए बी सी, एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों के मध्य 3 कोण, ए बी के मध्य अल्फा, बी सी के मध्य बीटा, सी ए के मध्य गामा होते हैं। तो ये था अपने एकक कोष्ठिका की परिभाषा और उसके पैरामीटर्स। वापिस बात कर रहे हैं एकक कोष्ठिका की। ध्यान से सुने, अपने इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में काम आएगी एकक कोष्ठिका, इसलिए मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं। वापिस ध्यान से सुने, एकक कोष्ठिका क्या होती है? ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके त्रिज्यीय में पुनरावर्तन से ठोस का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। एक एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए कुल कितने पैरामीटर की आवश्यकता होती है? 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। 6 पैरामीटर। एक एकक कोष्ठिका के 3 किनारे कौन कौन से? ए बी सी। एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों के मध्य 3 कोण, ए व बी के मध्य अल्फा, बी व सी के मध्य बीटा तथा सी व ए के मध्य गामा होते हैं। आया समझ में? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको कुछ समझ में आए और आपको आनंद आना शुरू हो। यदि इस वीडियो को आप अंत तक नहीं देखोगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।